अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन की और ओमिक्रॉन के असरात की, और ये जो एक बूस्टर डोज के हवाले से बात हो रही है, तो प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, जिनका तारुफ हम करवा चुके हैं आपसे, डाउ यूनिवर्सिटी में सूबाई पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। तो बहुत शुक्रिया सईद खान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि पहले जब आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए थे कुछ दिन पहले तो आपने ये कहा था कि अभी तो तहकीक चल रही है, अभी ये पता करना बाकी है कि ये डोज इफेक्टिव होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अभी भी आपका मौक़िफ़ यही है या कोई नया डेटा सामने आया है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। पेंडेमिक एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, तो हमें कसीरुल जहती प्रोग्राम पे अमल करना पड़ेगा, जिसमें वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। और पूरी दुनिया में बिलखुसूस अभी अगर यूरोप को आप देखें, अमेरिका को देखें, तो वहाँ पे मोर देन 70% अभी ओमिक्रॉन ने टेक ओवर कर लिया है। यूके में बड़े हालात खराब होने जा रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो यही ताकीद कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाए जाएं, क्योंकि बूस्टर डोज लगाने से ही, हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि वैक्सीन का काम इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग करना है। तो एक खास मुद्दत के बाद ये ट्रेनिंग कम पड़ जाती है और रिफ्रेशर कोर्सेज जिस तरह हम करते हैं ट्रेनिंग के लिए वो करने पड़ते हैं। तो इसी तरह ये बूस्टर डोज भी रिफ्रेशर कोर्सेज है इम्यून सिस्टम्स के लिए, कि आपने खुद ही इंट्रो में बताया कि 6 मंथ्स के बाद जो वैक्सीन की इफेक्टिविटी है वो डिम होना शुरू हो जाती है और इसका तासीर में कमी आती है। तो बूस्टर डोज लगाने ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं या जिनका खदशा है कि उनको सीवियरिटी ऑफ डिजीज हो सकती है, तो उनमें प्रायोरिटी पे बूस्टर डोज लगाने ज़रूरी है। और जी डॉक्टर साहब, ये इससे फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता अगर बीमारी होती भी है तो उसकी शिद्दत में यकीनन कमी होती है और वो हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी ऑफ डिजीज को वो रोक लेती है। तो ये फ़ायदा है इसका। तो आपने फ़ायदा बता दिया, ये कहिएगा कि ये बूस्टर डोज कितनी देर तक इफेक्टिव होती है? ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको ना इफेक्टिवनेस, जिस तरह फर्स्ट 6 मंथ्स आपके कंप्लीट हो गए, उसमें इम्यून सिस्टम काफ़ी रेडी रहता है। तो जब बूस्टर डोज लगाते हैं तो 70% तक एंटीबॉडीज इंक्रीज कर जाता है। तो ये तकरीबन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमारी जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो तगड़ा हो जाता है या इम्यून सिस्टम उसमें कुव्वत आ जाती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ भी है कि हम वैसे देखते हैं ना कि 2 डिफरेंट तरह की वैक्सीन मार्केट में, एक मैसेंजर आरएनए और दूसरा इनएक्टिवेटेड वायरस। तो अगर सपोज कि जैसे मैंने इनएक्टिवेटेड वायरस वाली लगवाई है साइनोवैक, तो उसके बाद अगर मैं फाइजर का लगवाना चाहूँ जो मैसेंजर आरएनए है, तो वो आपस में उनका कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा अंदर ही अंदर, कोई कीमियाई इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, दोनों का मुख्तलिफ वो एक स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है, लेकिन उसका इफेक्ट कॉमन है। जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में हमने बताया था कि दोनों जो है वो स्पाइक प्रोटीन को इम्यूनोजन को टारगेट करते हैं और उसी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, चाहे कंप्लीट इनएक्टिवेटेड वायरस आप यूज करें या चाहे एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन यूज करें। तो एमआरएनए बेस में वो फोकस होता है, लेकिन होल जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसमें भी स्पाइक रीजन ही ज्यादा इफेक्टिव रीजन एज इम्यूनोजन या एंटीजन यूज होता है, जिसकी वजह से इसमें आपस में कोई इस तरह के इंटरेक्शन रिएक्शन का कोई खदशा नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसी से रिलेटेड एक और चीज कि जैसे हम जब भी किसी को वैक्सीन लगाते हैं या कोई कोविड के बाद सेहतयाब होता है, तो दोनों सूरतों में उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो बनती हैं और वो उसको वायरस से लड़ती हैं और उसको शिकस्त देती हैं। ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटीबॉडी जो है हमें जो इन्फेक्शन है उससे महफूज बनाती है, चाहे नेचुरली वो बने इन्फेक्शन से या हम वैक्सीन से वो आर्टिफिशियली बनवाए। एक लिहाज से जो वैक्सीनेशन का काम यही होता है कि वो एंटीबॉडीज। अच्छा, तो सवाल मेरा इससे मुताल्लिक था। अब मेरा सवाल असल अभी ये है कि ये जो एंटीबॉडीज के हवाले से जो रिसर्च की है इसराइलियों ने, तो वो ये कहते हैं भाई कि ये 90 डेज के बाद ये डिक्लाइन इनका शुरू हो जाता है। हाँ, वही 90 डेज के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है और उसके बाद 180 डेज तक काफी ये नीचे आ जाती हैं। नो मैटर व्हाट, कोई सी भी वैक्सीन आप यूज कर लें, एंटीबॉडीज फॉल करेंगी इसी तरह से। बिल्कुल, 2 तरह की वैक्सीन होती है, उसको हम कहते हैं स्टेराइल वैक्सीन जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, इन्फेक्शन को रोकती है, और एक होती है नॉन स्टेराइल जो इस वक्त कोविड की जो वैक्सीन है वो नॉन स्टेराइल वैक्सीन की कैटेगरी में, ये इन्फेक्शन को नहीं रोकती है। और अनफॉर्चुनेटली अभी इस पे काम जारी है कि बेहतर से बेहतर वैक्सीन बनाई जाए, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये इमरजेंसी सिचुएशन है, पैंडेमिक है,
तो कसीरुज्जहती इक़दाम की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन एक वाहिद हल नहीं है, इसके अलावा SOPs पे अमल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन आया इसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफ़ी शटर किया हुआ है पूरे मुल्कों में, जहाँ वैक्सीन लगी हुई थी वहाँ भी इसने ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर आप एक बात नोट करें कि अब डेथ्स नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से इन ममालिक में डेथ्स उस रफ्तार से नहीं है जिस तरह डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट अगर देखें यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारी डेथ्स हुई थी। लेकिन इस बार वैक्सीनेशन ने फ़ायदा ये लाजमी दिया है कि वहाँ पे डेथ्स रिपोर्ट नहीं हो रही, हालांकि इन्फेक्शन 70% से ज़्यादा अमेरिका में जो पॉजिटिव केसेस है इस वक्त ओमिक्रॉन के है। इसी तरह मोर देन 70% यूके में ओमिक्रॉन ने ओवरकम कर लिया, लेकिन डेथ्स उसके तनासब से बहुत ज़्यादा कम है। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा लाजमी है। अब ये बात ज़रूर है कि इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन ये बात भी हतमी है कि उतनी डेथ्स नहीं हो रही जितना एक्सपेक्टेड थी या जितना डेल्टा वेरिएंट के केस में हो रही थी। लेकिन सर फाइजर वाले अगर कह रहे हैं, बायोएनटेक के CEO का कहना है कि भाई ये जो 3 डोजेज हैं ना, ये दे आर नॉट इनफ टू स्टॉप द न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन, तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है सर। हाँ बिल्कुल, आपकी बात मैं मुसलसल यही कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन वाहिद हल नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो आप काफ़ी हद तक जितने भी इक़दाम आप उठा सकते हैं, वैक्सीनेशन के अलावा भी इक़दाम है, लेकिन वैक्सीनेशन अपनी जगह बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये बड़े पैमाने पर जब आबादी को लगाते हैं तो उनकी मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत पहले से तवाना हो जाता है। और ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो इस वैक्सीन से आपको ये भी फ़ायदा होता है, आपकी जिस तरह से आपने भी बात की कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो बाकी जो बीमारी हैं, बाकी जो इन्फेक्शंस हैं उनसे भी बचा जा सकता है, उनके लिए भी अच्छी है। इसमें जो वैक्सीन करंट जो वेरिएंट्स है उसके अगेंस्ट मुकम्मल वो फ़ायदा देती है, लेकिन जब नया वेरिएंट आता है उसकी वजह से परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है। तो क्योंकि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और नए वेरिएंट्स इस वजह से आ रहे हैं कि काफ़ी लोग वैक्सीन नहीं लगाते, तो नए वेरिएंट्स उन लोगों में बनते हैं जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते और उनमें वायरस की रेप्लिकेशन बार बार होती है। तो वेरिएंट्स बनने का जो मामला है वो उन लोगों में होता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और उसका नुकसान फिर उन लोगों को और भी अब होता है जिस तरह से आप ये बात कर रहे लगाई। हैं कि वेरिएंट उन लोगों में बन रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, अब उनकी वजह से एक और चीज़ भी आ गई, जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है वो लोग भी हम देख रहे हैं कि एहतियात उस तरह से बरत नहीं रहे। अब मास्क अब हमें नज़र नहीं आता कहीं पर भी, बहुत इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं इर्द गिर्द जिन्होंने मास्क लगाया हो या फिर वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो। लोग भूलना शुरू हो गए हैं जो हमारी प्रिकॉशनरी मेजर्स थी उनको लेना। ये बहुत अलार्मिंग है, स्पेशली हम थोड़ा सा लेनियन हो गए थे कि शायद कोविड ख़त्म हो गया या पेंडेमिक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं माशाल्लाह अभी काफ़ी तसल्ली बख्श है। लेकिन जो सर्दियाँ अभी आ रही हैं और जनवरी मिड में ख़दशा है, इस तरह ओमिक्रॉन पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुका, ऑलरेडी 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट होने के अलावा भी केसेस होंगे जो अब तक पकड़े नहीं गए, तो ख़दशा यही बढ़ सकते हैं। तो हमें बिल्कुल SOPs पे लाजमी अमल करना चाहिए और वैक्सीनेशन वाले प्रोग्राम को भी तेज़ी लानी चाहिए कि जो लोग अब तक तकरीबन 140 मिलियन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन की सिंगल डोज भी नहीं ली है, तो वो पॉपुलेशन बड़ा हमारा टारगेट होना चाहिए कि उनको वैक्सीन लग जाए और साथ साथ SOPs पे भी अमल हो, क्योंकि हम इसके बिल्कुल SOPs को भी फॉलो करना पड़ेगा अब हमें और देखना पड़ेगा कि जी जो भी बूस्टर डोज आ रही है उससे फ़ायदा उठाया जाए ताकि बच सकें आप, जितनी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। अच्छा सती, अभी भी मैं बता रही हूँ मेरे जानने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन करवा नहीं रहे डर से कि भाई हमें बहुत सारी बीमारियाँ, खास तौर पर जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनकी जाने से ये कहा जाता है कि भाई बीमारियां हैं ये ना और ट्रिगर कर जाए इस वैक्सीन से कोई नुकसान हो जाए। अच्छा, एक बड़ा इससे दिलचस्प वो है कि जो लोग हैं, एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक नोट चश्मा था कि वो ये कह रहा था कि लोग तमाम तर मुर्गन खाने खाते हैं, नमक ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, अपनी लाइफ में जो मर्जी करते हैं, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं सोचते। लेकिन मुझसे जब भी कोई नुस्खा लिखवाते हैं तो पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। सेम गोज विद द वैक्सीन कि वैसे आप सब कुछ कर रहे हैं, हाथ नहीं धोएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे पूछेंगे और फिर उसकी वजह से जिन्होंने बेचारों ने वैक्सीन करवाई हुई है। और अगर ऐसा है, अगर इतना ही ये चीज़ होती और इसके बेहतरी ना होती तो हमारे जो मेडिकल हेल्थ फ्रेटर्निटी है, वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वो भी वैक्सीन ना लगवाते, वो सबसे ज्यादा मोहतात रहते। तो बहरहाल ये सोचने की जरूरत है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।